हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी का पहला लेक्चर होने वाला है, जो कि स्टार्टिंग इसके राजनीतिक इतिहास क्या था, कैसे था, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो संविधान क्या है ये बताएंगे, और इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिनियम लाए गए तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे के लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप आज यूपीएससी प्री का रिज़ल्ट आया है, तो जिसका हुआ उसको उसके लिए बेस्ट विशेस मीन्स के लिए वो आगे अच्छे से करें। बाकी जिसका नहीं वो बिल्कुल निराश ना हो, आगे की तैयारी के लिए लगे रहें, बिल्कुल निराश ना हो, और कोई भी बिना किसी पछतावे के, बिना किसी दुख के क्या करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें हार और जीत ये तो लगे ही रहते हैं, कोई बात नहीं है। बस हारना नहीं है, आपको मन से नहीं हारना, लगे रहना है और लगे रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कौन सा चैनल, टेलीग्राम चैनल, जा करके ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिससे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी चलते हैं, देख लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि संविधान है क्या। पहले ये समझते हैं संविधान है क्या। तो संविधान क्या होता है, किसी भी देश का क्या होता है, एक मौलिक कानून होता है। एक क्या होता है, मौलिक कानून होता है। लेक्चर लंबा हो जाएगा गाइस, क्योंकि इसमें सारे जितने भी पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक इतिहास हैं, आज हम लोग इसको स्टार्टिंग का पूरा कवर करने वाले हैं। कौन से एक्ट आए सारे हम लोग इसको कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्या होंगे, प्रस्तावना से स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये देख लीजिए क्या है कि ये मैं क्या बता रही थी कि संविधान किसी भी देश का क्या होता है, एक मौलिक कानून होता है। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि अच्छा लगे। क्या होता है, मौलिक कानून होता है। इसमें क्या होता है कि जो सरकार के क्या करते हैं, विभिन्न अंगों की रूपरेखा इसमें होती है और कार्य का निर्धारण होता है। संविधान किसी देश का क्या होता है, मौलिक कानून होता है, जो सरकार के विभिन्न अंग की रूपरेखा और कार्य का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, किसके, संविधान के माध्यम से ही देश के विकास की दिशा भी क्या होती है, निर्धारित होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और संविधान बनाने का जो सर्वप्रथम सुझाव दिया था वो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। एम.एन. रॉय साम्यवाद आंदोलन के क्या है, प्रणेता माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान बनाने, भारत में जो संविधान निर्माण की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो कब स्टार्ट हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान ही शुरू हो गई थी। तो इसमें पहले क्या होता है, ईस्ट इंडिया के द्वारा 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और फिर 1858 में जब ताज की सत्ता स्थापित हो जाती है, तो उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक अधिनियमों के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से इस दिशा में क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लाए गए अधिनियम थे, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो अधिनियम लाया गया था उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था। ठीक है, क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था। तो इस समय जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। तो इन्हीं के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, गुप्त कमेटी गठित की गई थी। उसी की सिफारिश पर ये एक्ट लाया गया। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि यह जो एक्ट था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये क्या था, पहला क्या था, कदम था। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे, पहला जो पॉइंट बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम के तहत जो था, कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे, कंपनी के प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिल गई थी। और यहीं से भारत में क्या किया गया था, केंद्रीय प्रशासन की क्या की गई थी, नींव पड़ी थी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या किया गया था कि इसमें कि पहला गवर्नर जो बना था, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वो बना था वारेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बना था। इसमें ये आपको, तो एक मिनट रुक जाइए, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस एक्ट के तहत। और उसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद
का गठन किया गया। उसमें जो 4 सदस्य थे उनका क्या नाम था, एक का नाम था फिलिप फ्रांसिस, दूसरे का नाम था क्लेवरिंग, तीसरे का नाम था मानसेन और चौथे का नाम था बारवेल। ये 4 सदस्यीय परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। 2 हेस्टिंग रहते हैं, एक लॉर्ड हेस्टिंग, एक वॉरेन हेस्टिंग। तो पहला जो बना था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अधीन क्या किया गया, इसके अधीन यानी कि मद्रास और जो बम्बई था, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या हो गए, अधीन कर दिए गए। क्लियर हो गया होगा। और इसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इसी एक्ट के तहत। और जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था इलियाज इम्पे। ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, इलियाज इम्पे इनका नाम था जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अन्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था हाइड चैम्बर्स और एक का नाम था लीमेस्टर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या रखा गया इसके तहत, 1773 एक्ट के तहत और भी क्या प्रावधान किए गए, तो इसमें ये किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध कर दिया गया कि आप ना तो निजी व्यापार कर सकते हैं और ना ही भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत ले सकते हैं। तो इन चीज़ों पर क्या कर दिया गया, इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके तहत जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल उसमें सदस्यों की संख्या 18 से इसको बढ़ा करके क्या कर दी गई, 24 कर दी गई, 24 कर दी गई। 18 से बढ़ा करके 24 कर दी गई, 18 से बढ़ा करके क्या कर दी गई, 24 कर दी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अब हम लोग आगे का डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 1781 का एक्ट आता है। तो 1781 को संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है, बंदोबस्त अधिनियम कानून कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त कानून। 1781 का जो कानून आता है इसको बंदोबस्त कानून कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब जो भी कमियां थी 1773 की एक्ट की, जो भी कमी थी उसको दूर करने के लिए एक संशोधित अधिनियम लाया जाता है 1781 का, इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब क्या किया जाता है इसके तहत, 1781 के तहत क्या किया जाता है, न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र था, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय जो थी, सुप्रीम कोर्ट जो थी, और सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सरकार को जो भी रूल्स रेगुलेशन इनको बनाना हो तो उस समय बनाते समय इनको भारतीयों के जो रीति रिवाज थे उनको ध्यान में रख करके बनाना होगा। इस संशोधनात्मक अधिनियम में ये प्रावधान किया गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरा पॉइंट इसके तहत क्या आता है कि जो प्रांतीय न्यायालय था उससे अपील गवर्नर जनरल के पास की जा सकती थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखिएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो 1781 जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान। और इसमें यही न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट और सरकार को जो भी रूल्स रेगुलेशन अगर बनाना हो तो उसके लिए भारतीय के रीति रिवाज को ध्यान में रखकर बनाना होगा। ये इस एक्ट में प्रावधान किया गया। चलते हैं अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1784 का एक्ट, जो कि किस नाम से जाना जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट। पहले तो ये ध्यान रखना है कि 1784 किस नाम से जाना जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आपको पहले ध्यान रखना होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि इसके तहत क्या होता है। तो इसमें 1784 में पहला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस अधिनियम के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछता है द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है, जो कंपनी का राजनीतिक अधिकार था, राजनीतिक अधिकार और व्यापारिक अधिकार, राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप को क्या कर दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अलग कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना। 1773 के तहत मैंने अभी बताया था कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जो राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप थे उनको क्या कर दिया गया, 1784 एक्ट के तहत अलग कर दिया गया।
इतना आपको क्लियर हो गया। 2 पॉइंट मैंने बताया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए क्या कहता है कि ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें ये कहता है कि जो इस अधिनियम को ब्रिटिश ताज के, क्या मैंने बोला कि ये जो एक्ट था इसको ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला पहला वैधानिक दस्तावेज भी कहा गया है। ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाला पहला वैधानिक दस्तावेज भी इसको कहा गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब क्या किया गया कि इंग्लैंड में इस एक्ट के तहत इंग्लैंड में 6 सदस्यीय, कितने 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय नियंत्रक, 1 मिनट रुक जाइए, अभी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर 1 मिनट, ये राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो जो राजनीतिक कार्य था उसको इसको किसके अधीन कर दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। मतलब भारत में जितने भी नागरिक, सैन्य और सरकार का जो भी गतिविधि होगा उस पर नियंत्रण किसका होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। क्लियर। और वाणिज्यिक कार्य जो थे, व्यापारिक कार्य थे, उसको निदेशक मंडल के अधीन कर दिया गया। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ब्रिटिश सरकार को क्या किया गया? इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य पर पूरा नियंत्रण करने के लिए कह दिया गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्य पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। किस एक्ट के तहत? 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत। और क्या इस एक्ट के तहत है कि इसमें 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की क्या की गई? स्थापना की गई, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, एक राज्य सचिव, प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि इसमें 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की क्या की गई? स्थापना की गई। और क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या थी उसमें 4 थे पहले, तो 4 से इसको घटा करके क्या कर दी गई? 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या 4 थी, मैंने अभी 1773 में बताया था कि फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसेन, बारबेल 4 सदस्य उसमें डाले गए थे, जिसमें इसमें आकर के 1784 में घटा करके इसको 3 कर दिया जाता है। तो ये भी आपको क्या हुआ होगा? क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। इसको भी 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम कहा गया, यानी जो भी 1784 में कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए ये संशोधनात्मक अधिनियम आता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है उसको देख लेते हैं। तो इसमें एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इस संशोधनात्मक अधिनियम के तहत क्या किया गया है? जो परिषद थी, ठीक है, जो परिषद थी, तो वो जो निर्णय लेती थी उसको निरस्त करना हो या लागू करना हो, ठीक है, जो परिषद निर्णय लेती थी उसको निरस्त करना हो या लागू करना हो, तथा जो भी प्रधान सेनापति की शक्तियां थी वो किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। और ये दोनों अधिकार सबसे पहले कौन प्राप्त करता है? उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये दोनों अधिकार सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? किसको पहले प्रदान किया गया? तो वो नाम था उनका लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान किया गया। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब गवर्नर जनरल को क्या किया गया? गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम क्या किया गया? सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। सेना का क्या बना दिया गया? सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते अपने नेक्स्ट, 1 मिनट। चार्टर एक्ट है 1793। चार्टर एक्ट 1793। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1793 के तहत क्या किया गया? जो कंपनी का अधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार को कितने साल के लिए? 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और क्या किया गया? तो और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके सभी कमिश्नर का जो वेतन था वो किससे दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। किस एक्ट के तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी कमिश्नर्स थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट था। चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1813। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इसी एक्ट के तहत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों हम आपको बताने वाले हैं। और गाइज प्लीज़ अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर तो ज़रूर तुरंत कर दीजिए।
और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है। इसके तहत क्या किया गया, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार, यही पूछता है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो था वो क्या किया गया, 1813 के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बस छोड़ करके किसी को, दो को छोड़ करके, एक चाय और एक चीन, चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। क्लियर हो गया होगा। और 1813 के तहत क्या किया गया, जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में अपने धर्म प्रचार प्रसार की क्या कर दी गई, इस एक्ट के तहत छूट दे दी गई। ठीक है, ये क्लियर। और जो ईसाई मिशनरी भारत आई थी पहली, वो विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में आई थी। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी भारत में आई थी इसी एक्ट के तहत, क्योंकि उस ईसाई मिशनरियों को भारत में क्या की गई थी, अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए छूट दे दी गई थी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि एक ये मैंने बताया था चाय और चीन, ये वाला इंपॉर्टेंट था, और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली है जो मैं बताने जा रही हूँ कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस एक्ट के तहत की गई थी, 1813 के तहत की गई थी। शिक्षा पर 1 लाख रुपए हर साल खर्च करने की बात इसी एक्ट के तहत की गई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है ये सारे जितने भी अभी तक मैंने बताए आपको समझ आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट एक्ट देख लेते हैं, जो कि हमारा आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि इस एक्ट के तहत, तो पहले अभी मैंने क्या बताया था कि वहाँ पर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। अब जब 1833 आता है तो जो चाय और चीन के साथ बचा था वो भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। चाय और चीन के साथ जो बचा था वो भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, 1833 अधिनियम के तहत उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया होगा। और क्या किया गया इस एक्ट के तहत, जो यूरोप के नागरिक थे, कहाँ के, जो यूरोप निवासी थे वो भारत आ सकते थे और यहाँ पर भूमि और संपत्ति खरीद सकते थे। ये अधिकार भी 1833 के तहत क्या किया गया, दे दिया गया। क्लियर। और क्या किया गया 1833 के तहत, जो बंगाल का जो अभी तक जीजी था यानी गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग था, उसको अब क्या कर दिया गया, बंगाल का जीजी था अभी तो 1773 के तहत, ठीक है। अब इसको भारत का जीजी कह दिया गया। भारत का जीजी का मतलब भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। और ऐसा पहला कौन सा था भारत का गवर्नर जनरल, वो था विलियम बेंटिक था। क्या था, विलियम बेंटिक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए, और अभी मैंने बताया था कि 1773 में क्या किया जाता है, 4 सदस्य हो जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, 1784 में संख्या घटा करके 3 कर दी जाती है। अब फिर 1833 में क्या आ गया ये कि गवर्नर जनरल के परिषद में फिर चौथा सदस्य जोड़ दिया जाता है। चौथा सदस्य उसमें गवर्नर जनरल के उसमें परिषद में चौथा सदस्य फिर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जो चौथा सदस्य जोड़ा गया वो कौन सा सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया चौथा सदस्य, विधि सदस्य जोड़ा गया। और जो पहला कानून सदस्य था वो था लॉर्ड मैकाले। कौन सा था वो, लॉर्ड मैकाले को पहला कानून सदस्य बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं क्या कह रहा है 1833 के में, और भी पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1833, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, 1833 अधिनियम के तहत ही दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई। यहाँ पर किया गया है 1833 एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त करने की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। समाप्त नहीं किया गया, घोषणा की गई। क्यों, क्योंकि आगे चलकर यही 1843 में क्या करता है, एलन बरो के टाइम में, कौन था उस समय, एलन बरो के समय में ये दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये आपको कि दास प्रथा 1843 में क्या किया जाता है, लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में प्रतिबंधित किया गया था। घोषणा अगर पूछे तो 1833 के तहत प्रतिबंध लगाया गया एलन बरो के टाइम में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। और हाँ, इसमें एक लाइन और आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सिविल सेवकों के चयन के लिए
सिविल सेवक जो थे उनके चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो था ये इसी एक्ट के तहत शुरू किया गया था। हाँ, सक्सेस नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, उसका समाप्त कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इसके विरोध के कारण इसने विरोध करना शुरू कर दिया और इसके विरोध के कारण इसको क्या किया गया, समाप्त करना पड़ा। लेकिन शुरुआत जो हुई थी 1833 के तहत शुरुआत की गई थी। हाँ, सफलता भले नहीं मिली थी, लेकिन शुरुआत करने का श्रेय जो जाता है एक्ट 1833 के तहत ही जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ, देख लेते हैं चार्टर अधिनियम 1853। ये चार्टर एक्ट 1853 जो है इसको समझ लेते हैं ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, जो कोर्ट की जो सदस्य थे, कोर्ट ऑफ सदस्य थे, उनकी संख्या में क्या की जाती है, 1853 के तहत कमी कर दी जाती है। कोर्ट ऑफ सदस्यों की संख्या में क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है और सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 24 से घटा करके यहाँ पे क्या कर दी गई, 18 कर दी गई। और सभी सेवाओं में जो नियुक्तियाँ थी वो क्या कहते हैं उसको, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाए, ये इस 1853 के तहत की जाती है। और इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है, उसका क्या नाम था, मैकाले समिति। मैकाले समिति 1854 में इसीलिए गठित की जाती है। 1854 में इसीलिए मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल के जो मतलब क्या यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल का जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे वो अलग कर दिए जाते हैं और 6 नए पार्षद क्या किए जाते हैं, इसमें जोड़ दिए जाते हैं। और जो छह नए पार्षद जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विधान पार्षद कहलाते हैं, विधान पार्षद। तो गवर्नर जनरल के लिए क्या किया गया, विधान परिषद का गठन किया गया। और पहली बार सरकार के विशेष कार्य के लिए क्या किया गया, विधायिका को जाना गया, किस एक्ट के तहत, तो 1853 के तहत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए प्रतियोगिता का शुभारंभ जो हुआ 1853, शुरुआत तो यहीं से हुई थी, लेकिन जो सक्सेस जो मिला 1853 के था, इसलिए 1854 में मैकाले समिति की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1859 में क्या किया गया, पंजाब में एक उपराज्यपाल की, किसकी, उपराज्यपाल की क्या की गई, नियुक्ति की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया गया कि पहली बार विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व क्या किया गया, शुरू किया गया, स्टार्ट किया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में क्या किया गया, 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव कहाँ से किया जाना था, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा, वहाँ की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। तो चलिए 1853 तक हो गया है। अब भारत शासन अधिनियम 1858 हम लोग पढ़ लेते हैं, या तो 1 मिनट देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है, उसके हिसाब से इसको डिस्कस करते हैं। 22, चलिए डिस्कस आज खत्म कर देते हैं इसी को। 1 मिनट, 1858 का हम लोग देख लेते हैं। अब ये क्या होता है 1858 का, अब यहाँ से ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है 1858 से 1947 तक। अब पहला है जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या किया जाता है, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो क्या बन जाता है, भारत का वायसराय बन जाता है, भारत का वायसराय बन जाता है। और भारत का वायसराय जो बनने वाला पहला था वो कौन था, वो था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय कौन था, कैनिंग ही था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद ये भारत शासन अधिनियम 1858 ये लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और भारत का शासन किसके अधीन था उस टाइम, विक्टोरिया के अधीन था। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो द्वैध शासन लाया गया था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में जो लाया गया था उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली को 1858 के तहत क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और नए पद भारत के राज्य सचिव का क्या किया जाता है, यहाँ पे नया पद आ जाता है जिसका नाम था राज्य सचिव, उसका क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। अब यहाँ पर इसके अधीन क्या किया गया, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य राज्य सचिव पर आ जाता है। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का क्या किया जाता है, गठन भी किया जाता है, जिसके और अध्यक्ष भारत सचिव, इसका अध्यक्ष कौन था, भारत सचिव था। और इनकी परिषद का गठन क्या थी, निगमित निकाय थी। अब इतना बहुत ज़्यादा डीप मत समझिए, बस इतना जान लीजिए कि राज्य सचिव का क्या किया गया, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया जाता है जिसपे भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य दिया गया। ये आपको ध्यान रखना। तो भारत का शासन जो था कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को क्या किया गया था, इस 1858 के तहत ही सौंप दिया गया था।
और यहाँ पर जो भारत सचिव मैंने बताई दिया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, तो वो जो कार्य किया जा रहा था उसके द्वारा, अब उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य अब कौन कर रहा था? भारत सचिव के द्वारा किया जाना था, जिसके लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। और इसके तहत वायसराय, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट, उसके तहत 1858 आपका हो गया है। चलते हैं 1861 का अधिनियम देख लेते हैं। तो 1861 में क्या किया जाता है? इसके तहत जो विभागीय प्रणाली थी और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की क्या की जाती है? नींव रखी जाती है। किसकी? विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल प्रणाली की क्या की जाती है? यहाँ पर नींव रखी जाती है 1861 अधिनियम के तहत। और यहाँ पर क्या किया गया? तो पहली बार विधायी विकेंद्रीकरण की नींव जो थी, विधायी विकेंद्रीकरण की नींव, वो किसके तहत रखी जाती है? वो 1861 के तहत ही रखी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहली बार अध्यादेश जारी करने की पहली बार जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी वो वायसराय को दी गई कि विशेष परिस्थिति हो तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसी के तहत ये अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। इसकी भी शुरुआत इस अधिनियम के तहत क्या की जाती है? स्टार्ट हो जाती है। और 1859 में कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होता है कि निर्वाचन पद्धति, अब ये पूछ लेता है कि निर्वाचन पद्धति का प्रयोग कहाँ किया गया? निर्वाचन पद्धति का आरंभ तो कर दिया गया 1892 के तहत, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। पद्धति यूज किया गया, लेकिन इस शब्द का प्रयोग 1892 के तहत नहीं किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या किया गया 1892 के तहत कि इसमें क्या किया गया कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, ठीक है, वो क्या कर सकते थे? बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे और प्रश्नों पर क्या कर सकते थे? प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन जो क्या कहते हैं पूरक प्रश्न था वो नहीं पूछ सकते थे। इस 1892 के तहत क्या किया गया कि जो मतलब गैर सरकारी सदस्य थे वो बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे, और अगर कोई सार्वजनिक हित का मामला हो, उस सार्वजनिक नीति के मामले पर वो प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन अगर पूरक प्रश्न पूछना हो तो वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे 1892 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे विधान परिषद के कार्य में क्या किया गया? बढ़ोतरी कर दी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट के तहत। नेक्स्ट एक्ट क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। पहली बार चुनाव का प्रावधान जो किया गया, चुनाव का प्रावधान पहली बार 1909 के तहत ही किया गया। और साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान 1909 के तहत ही किया गया। और ये पृथक निर्वाचन मंडल जो था ये केवल उस समय किसके लिए थे? मुस्लिम्स के लिए था। 1909 में ये केवल किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए था। ये भी ध्यान रखना है। और 1909 के तहत जो 1892 में पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, यहाँ पर क्या किया गया कि सदस्यों को विधानसभा में पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, वे बजट पर चर्चा कर सकते थे। 1909 के तहत ये शक्ति भी दे दी गई इनको। और क्या किया गया इसके तहत? वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी और जो भारत सचिव के जो भारत परिषद थी उसमें क्या किया गया? भारतीयों को भी स्थान दिया गया। भारतीयों को, चाहे वो कार्यकारी परिषद हो या भारत परिषद हो सचिव की, उसमें भारतीयों को भी क्या किया गया? स्थान दिया गया। क्लियर हो गया होगा। और वायसराय की कार्यकारिणी में जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये विधित सदस्य थे, और भारत सचिव की भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। और हाँ, इसमें क्या किया गया? 1909 के तहत नहीं, अब आ जाते हैं 1919 में। एक मिनट। 1919 में क्या किया जाता है कि पहली बार क्या किया गया? हाँ, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1919 पूछ लेता है किसके नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत क्या किया गया? पहली बार केंद्र और प्रांत के बीच क्या किया गया? शक्ति का विभाजन कर दिया गया। पहली बार इसमें क्या किया गया? शक्ति का विभाजन कर दिया गया केंद्र और प्रांत के बीच। और प्रांत में पहली बार 1919 के तहत प्रांत में पहली बार क्या आया? द्वैध शासन आया। प्रांत में पहली बार, अगर प्रांत में पूछ ले पहली बार द्वैध शासन कब आया, तो 1919 के तहत आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और प्रांतीय विषय को क्या किया गया? 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। प्रांतीय विषय जो थे उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रांतीय विषय को एक क्या था? आरक्षित था और दूसरा क्या था? हस्तांतरित था। एक आरक्षित था और दूसरा क्या था? हस्तांतरित था।
हस्तांतरित था। और आरक्षित जो था, ये इसमें जो गवर्नर था, आरक्षित गवर्नर तो जो था, ये मंत्री की सहायता से कार्य करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। और जो ये आरक्षित वाला, ठीक है, आरक्षित वाला। और हस्तांतरित में क्या था, इसमें जो गवर्नर का शासन जो था, इसमें मंत्री की सहायता से ये जो कार्य करती थी, ये विधान परिषद के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। हस्तांतरित वाले विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे और आरक्षित वाले उत्तरदायी नहीं थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और किसके लिए किया गया, कि ताकि 1926 में क्या हो, सिविल सेवक की भर्ती के लिए क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसी एक्ट के तहत। और एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था, एक आयोग का गठन किया गया वैधानिक आयोग का, जिसका क्या कार्य था कि हर 10 साल पर क्या किया जाएगा, जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। और इस एक्ट के तहत क्या गया कि पहली बार क्या किया गया, केंद्रीय बजट को 1919 के तहत क्या किया गया कि केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो स्किप हो रहा था माइंड से, ये देख लीजिए कि इसमें क्या किया गया कि सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी यहाँ पर पृथक निर्वाचन की बात की गई। पृथक निर्वाचन की बात 1919 में भी की गई, लेकिन यहाँ पे किसके लिए, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम, हाँ, इसमें एक और लाइन में, इसके 1 मिनट, 1919 में एक और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की भी बात की गई। उत्तरदायी, अभी ध्यान रखिएगा क्योंकि 35 में भी आएगा उत्तरदायी सरकार, तो दोनों में डिफरेंस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की भी बात की गई। और इसमें क्या किया गया कि ये 1935 में मैंने कहा अभी ये भी आएगा, तो यहाँ पे पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई। पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1935 में भी की गई। और 1935 का जो एक्ट था, 1935 का, ये सबसे लंबा अधिनियम था। ये सबसे लंबा था। इसमें 321 धाराएं थी, 14 भाग था, 10 परिशिष्ट थे और 10 अनुसूची थी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रस्तावना रहित अधिनियम था। ये जो अधिनियम था, ये प्रस्तावना रहित अधिनियम था। और यह 1919 के अधिनियम के ही प्रस्तावना को इस अधिनियम के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया था। अब इस अधिनियम में क्या किया गया, जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आया था, उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन ला दिया जाता है। और द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था लागू करने की बात इसमें की गई। द्विसदनीय व्यवस्था लागू करने की बात इस एक्ट के तहत की जाती है। क्लियर हो गया होगा। तो वही द्विसदनीय व्यवस्था की जो बात की जाती है, इसमें वही क्या कहते हैं उसको, लोकसभा, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था की बात इसमें की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें इसकी, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें आरबीआई ये भी ध्यान रखना है कि 1935 के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना भी इस एक्ट के तहत की जाती है। ये आपको, और संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना भी की जाती है, 1937 में की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की जाती है। और कुछ प्रांत ऐसे थे जिसमें 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था थी। ठीक है, कुछ प्रांतों में 11 में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था थी। और इस एक्ट के तहत 1858 द्वारा जो स्थापित भारत परिषद था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। इसी एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, केंद्र और राज्य के बीच जो 3 सूचियां डिवाइड की गई, केंद्र और राज्य के बीच, तो केंद्र संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और क्या किया गया, अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई, वायसराय को दे दी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया गया, इसमें इस अधिनियम के तहत अदन और वर्मा को भारत से अलग करने की क्या की गई, अलग करने की बात की गई। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो सारे एक्ट मैंने बता दिया। लास्ट का आप देख लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 आता है, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उस समय क्लेमेंट एटली रहते हैं, वो क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि 20 फरवरी 1947 को वो क्या करते हैं, 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं
क्या करते हैं 1947 को घोषणा कि हम क्या करेंगे भैया, 30 जून 1947 को भारत में जो होगा ब्रिटिश शासन ये 30 जून 1947 तक समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए क्या किया जाता है, 30 जून 1947 को माउंटबेटन योजना क्या की जाती है, पेश की जाती है, माउंटबेटन योजना पेश की जाती है। और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में क्या हो जाता है, घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है और दोनों डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया जाता है, सृजित कर दिया जाता है। अब यहाँ से भारत का जो सम्राट शब्द था वो समाप्त हो जाता है और नए डोमिनियन भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं माउंटबेटन, और जो प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी, और इनको शपथ कौन दिलाता है, माउंटबेटन। तो बस इतना था आज के लिए। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा क्लास, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि आगे के लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।